करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की MOP 37 कहाँ पे हुई है? तो नैरोबी केन्या में हुई है। MOP 37 मीटिंग ऑफ पार्टी बोलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की रिव्यू बैठक है जो 1989 में शुरू हुई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं। इसका संबंध ओजोन परत का क्षरण रोकने से है। 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल स्थान पर बैठक हुई थी। पहली MOP 1989 में हेलेंस्की में हुई थी, फिनलैंड की राजधानी में। ओजोन क्षरण पदार्थ की बात करते हैं। CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं या फ्रियान बोलते हैं। इन्हें फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC में कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। MOP 36 2024 में हुई थी, बैंकॉक के अंदर हुई थी। नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय भी है। COP30 की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30वां ब्राजील के बेलम में चल रहा है। COP32 इथोपिया के अदिस अबाबा में होना तय हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। हाल ही में जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचांक 2026 में वर्ष 1995 से 2024 के लिए भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। जारीकर्ता की बात करते हैं। जर्मन वॉच जर्मनी के वॉन शहर से, जो राइन नदी के किनारे स्थित है। इसका आधार की बात करते हैं। आधार वर्ष 1995 से 2024 के बीच होने वाली चरम मौसमी घटनाएं, जिसमें बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात आदि आते हैं, इनके आंकड़े लिए गए। कुल घटनाएं की बात करते हैं। इस अवधि में विश्व में 9,700 चरम मौसमी घटनाएं हुई हैं। मृत्यु की बात करते हैं। 8.32 लाख लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। शीर्ष प्रभावित देश की बात करते हैं। डोमिनिका है जो शीर्ष स्थान पे है। प्रभावित जनसंख्या में भारत की रैंक की बात करते हैं, तीसरा स्थान है। अन्य सूचकांकों में भारत की रैंक देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक 99th है। नवाचार सूचांक में भारत की रैंक 38 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 85 है। प्रतिस्पर्धात्मक सूचांक में भारत की रैंक 41 है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 115 है। खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 118वीं है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 102वीं है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 130वीं है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक 96वीं है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 131वीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। हाल ही में भारत वियतनाम की सेनाओं के बीच में सैन्य अभ्यास बिनबेक 25 कहाँ पे हुआ है? तो हनोई, वियतनाम की राजधानी में हुई है। देश की बात करते हैं। भारत और वियतनाम की सेनाओं के मध्य हुआ है और यह 6ठे क्रम का सैन्य अभ्यास था। अन्य सैन्य अभ्यास की बात करते हैं। सागर कवच अभ्यास इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा कर्नाटक और केरल में आयोजित किया गया है। ब्रह्मशिरा अभ्यास गुजरात के कच्छ के रण और सरिक्रिट सेंटर में आयोजित हुआ है। यह त्रिशूल अभ्यास है जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल है। मरु ज्वाला अभ्यास अखंड प्रहार अभ्यास थार रेगिस्तान, राजस्थान में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। हाल ही में अर्थ शॉट पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कहाँ पे की गई है? तो रियो, ब्राजील में की गई है। पुरस्कार की राशि की बात करते हैं। 1200 पाउंड डॉलर है। यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। प्रमुख विजेता की बात करते हैं तो ब्राजील की कंपनी रीडॉट ग्रीन अमेजन वन के संरक्षण के लिए, नाइजीरिया की ओमाएमी अकेरेल इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कोलंबिया के बोगाटो शहर के कार्लोस फर्नांडो को स्वच्छ वायु के लिए, रेबेका हावर्ड को उच्च सागर संधि से संबंधित, बांग्लादेश को रुखान से संबंधित। रियो की बात करते हैं। ब्राजील में 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए 6ठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। यह 6ठे क्रम का राष्ट्रीय जल पुरस्कार है और वर्ष 2024 के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण को बढ़ावा देना। शीर्ष 3 राज्य की बात करते हैं। महाराष्ट्र सर्वश्रेष्ठ पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे गुजरात और तीसरे स्थान पे हरियाणा है। सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय की बात करते हैं। नवी मुंबई को यह अवार्ड मिला है। घोषणा की बात करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री CR पाटिल जी ने दिल्ली से इसकी घोषणा करी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल का नेतृत्व करने वाला पहले भारतीय कौन है? तो शैलेश चंद्रा है।
OICA की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल। यह वाहन निर्माता कंपनियों का एक निकाय है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। शैलेश चंद्रा की बात करते हैं, इस निकाय का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 12 नवंबर को मनाया गया। 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी जी ने रेडियो के द्वारा पहली बार और एकमात्र पूरे देश को संबोधित किया था। उन्होंने यह संबोधन दिल्ली के उन विस्थापित शरणार्थियों भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान किया था जो समस्याओं का सामना कर रहे थे। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बात करते हैं, यह 23 जुलाई को मनाया जाता है। 1927 में बॉम्बे से पहली बार प्रसारण स्टार्ट हुआ था, इसलिए 23 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला देश का पहला स्टेट कौन सा है? तो पंजाब है। पंजाब यह परियोजना संपूर्ण राज्य में सक्रिय रूप से लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत नेट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिसका मूल नाम नेशनल ऑप्टिकल फाइबर मिशन है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। इसका नाम परिवर्तन 2015 में हुआ था भारत नेट। इसका उद्देश्य क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना। साथ ही साथ मॉडिफाइड भारत नेट का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र पर देश के किसी भी कोने से नज़र रखने में सक्षम बनाना है। ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत की बात करते हैं, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसके सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं, हाल ही में भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो इसका आंसर NTPC नेत्रा ग्रेटर नोएडा में हुआ है। NTPC नेत्रा की बात करते हैं, यह NTPC का रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र है जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। इसकी क्षमता की बात करते हैं, 3 मेगावाट क्षमता की बैटरी है। और इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, यह लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस करने वाला है और नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, उसको बढ़ाने वाला है। शुभारंभकर्ता की बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल है, आवास और शहरी मामलों के मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, हाल ही में रियल क्रॉफ्ट पोर्टल लॉन्च करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। इसका उद्देश्य क्या है? जहाज़ों की लाइसेंसिंग और पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन डिजिटल करना। इससे लाभ क्या होगा? पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, व्यापार में तेजी सुगमता आएगी। अतिरिक्त जानकारी की बात करते हैं, खेल में राष्ट्रीय कैटरिंग चैंपियनशिप जीतने वाले 9 वर्षीय पहली भारतीय महिला रेसर अर्शी गुप्ता फरीदाबाद की बनी है। अतिरिक्त जानकारी सेतु की बात करते हैं, साइबर भारत सेतु त्रिपुरा में बनाया गया। तो अब आ जाते हैं भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अनुच्छेद के बारे में। भाग 1 की बात करते हैं, इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। अनुच्छेद 1 में भारत का नाम इंडिया, जो कि भारत बताया गया है, और इसे राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में हिंदुस्तान शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का भारत में प्रवेश, जैसे सिक्किम को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, जो वर्तमान राज्यों की सीमाओं और नामों का परिवर्तन करना। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। भाग 2 की बात करते हैं, इसमें नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 9 में यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, और इसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था। भाग 3 की बात करते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार दिया है, जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 13 में कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के असंगत हो वह समाप्त हो जाएगा। यहीं से न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति मिलती है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात करता है, यानी कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को रोक लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, इसमें आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत किया गया है।
अनुच्छेद 18 में उपाधियों की अंत की बात किया जाता है, जिसमें सेना और एजुकेशनल उपाधियों को छोड़ करके। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात किया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, इसी में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, जिसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, जिसको जबरन मजदूरी बोलते हैं, इस पर रोक लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाने की बात किया जाता है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रीट जारी करता है। अब आ जाते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी के बारे में मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी का वायलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 39 ए में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करते हैं, जिसको फ्री लीगल एड बोलते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात किया जाता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, दिया गया है। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात किया जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का आधार है। अब आ जाते हैं भाग 5 में, जो संघ की बात किया जाता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा मेंशन किया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दिया गया है, जो राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, दिया गया है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिला करके संसद बनता है। अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग की बात किया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, मनी बिल की परिभाषा दिया हुआ है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोलते हैं, बजट का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है, जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 139 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है, जिसको कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 6 में, जो राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक राज्य के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में दिया गया है और राज्यपाल मृत्युदंड माफ नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता की बात करते हैं, जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति दिया गया है। अब आ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। भाग 9 में पंचायत से संबंधित दिया गया है, जो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक दिया गया है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया है और टोटल 29 फंक्शनल आइटम है। अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। पंचायतों के इलेक्शन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ऐसा अनुच्छेद 243 के में दिया गया है।
अब आ जाते हैं भाग 11 की बात करते हैं। अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 में दिया गया है। यह संघ और राज्य के बीच के संबंध को बताता है। अनुच्छेद 246 ए में जीएसटी की बात करता है, जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की बात करता है। और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है, जिसको इंटर स्टेट काउंसिल बोलते हैं। अब आ जाते हैं भाग 15 में, जो निर्वाचन संबंधित प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर के 339 ए तक दिया गया है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफरेज के आधार पर चुनाव की प्रावधान दिया गया है। अब आ जाते हैं भाग 17 के बारे में। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में दिया गया है, जो राजभाषा की बात करता है। अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा राजभाषा होगी। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशन दिए गए। अब आ जाते हैं भाग 18 में। अनुच्छेद 352 से 360 तक दिया गया है। इसमें आपातकाल उपबंध से संबंधित है, जिसको इमरजेंसी बोलते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। और अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसका मतलब राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अब आ जाते हैं भाग 20 में। अनुच्छेद 368, जो संविधान का संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 368 में संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए। अब आ जाते हैं भारत सरकार द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए द्वारा ड्रग तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर में मवेशी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन केरल में एंटीबायोटिक के अधिक उपयोग को रोकने के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद सहायता के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन सर्वशक्ति की बात करते हैं, तो इसका आंसर अगर पता है आपको तो इसका आंसर आप दीजिए। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम बताइए। जीवाणु से होने वाले रोग प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, सिप्लिस, गोनेरिया है। काली मौत किस रोग को कहा जाता है? तो काली मौत प्लेग को कहा जाता है। टीबी तपेदिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो टीबी के लिए बीसीजी, बेसिलस कोलमेट गुरीन का टीका लगाया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है। टिटनेस रोग को और किन नामों से जाना जाता है? तो टिटनेस रोग को लॉकजा, जिसको जबड़ा लॉक होना या धनुष्टाकार रोग भी कहा जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट है? टाइफाइड की जांच, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, इसकी जांच के लिए विंडोल टेस्ट किया जाता है। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। इसमें उल्टी दस्त होते हैं और आंतें प्रभावित होती है, जिसका इलाज के लिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। रेबीज रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगता है। इसके टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं, किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है, जिसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? इसमें कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है? डेंगू एंडीज इजिप्टीज मच्छर से फैलता है। इसके वायरस का नाम अर्बो वायरस है और इस रोग में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ है? भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। एड्स किस वायरस से होता है? इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। इसकी जांच के लिए शुरुआती टेस्ट में एलिसा टेस्ट और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 वायरस है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, अनिद्रा रोग आते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन है और इसमें कौन सी दवा दी जाती है?
मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है और इसका कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है। इसमें शरीर का आरबीसी, जिसको लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, प्रभावित होती है और इसकी दवा कुनैन है। कवक, जिसको फंगस बोलते हैं, कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कवक से होने वाले रोग गंजापन, दाद, दमा, खाज, खुजली और एथलीट फूट जैसे रोग होते हैं। हीमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कैसे रोग है? यह दोनों अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। वर्णांधता में व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है। इन दोनों रोगों की वाहक महिलाएं होती है।